हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है शारदा बायोलॉजी क्लासेस के बीटा ऑक्सीडेशन के पार्ट 2 लेक्चर में। जैसा मैंने हेडिंग भी यहाँ पे लिखा है कि जो बीटा ऑक्सीडेशन का जो पार्ट 1 था हमने पूरा कंप्लीट किया था, उसमें ओवरव्यू भी देखा था और कुछ सारे फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स भी देखे थे। लेकिन आज जो लेक्चर है वो पार्ट 2 है बीटा ऑक्सीडेशन का। इसमें हम ये जानेंगे कि after the enter of free fatty acid inside the mitochondrial matrix then what happen। मतलब कि हमने प्रीवियस क्लास का भी देखेंगे मैंने क्या क्या पढ़ाया था। पहले आज का टॉपिक बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि इसमें हम लोग ये जानेंगे कि कैसे फ्री फैटी एसिड्स जब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर इंटर करता है तो उसके साथ क्या क्या होता है। ठीक है, ये आज का अपना टॉपिक है। मतलब मैं इसको बायोलॉजी टर्म में कहूँ तो टुडे we gonna start oxidative catabolism of free fatty acid inside the mitochondrial matrix। ठीक है, जो तो मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, ऑक्सीडेटिव कैटाबॉलिज्म ऑफ फ्री फैटी एसिड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो फ्री फैटी एसिड का ऑक्सीडेटिव कैटाबॉलिज्म होगा उसका प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ा था और थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने ये पढ़ा था कि प्रीवियस क्लास में मैंने ये बताया था कि हमने स्टार्ट किया था बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन में मैंने ये बताया था कि अल्फा और बीटा के बॉन्ड जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। बात समझ में आई। अब जो ये बीटा ऑक्सीडेशन होता है, ये अब एक टिश्यू होता है अपने बॉडी में जहां पे ये फ्री फैटी एसिड स्टोर्ड होता है। आई होप आपको याद होगा। उस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। मैंने क्या बोला कि अपने बॉडी में जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं वो एक टिश्यू में वो स्टोर्ड होते हैं। उस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। अब हमने ये पढ़ा था कि कैसे इस एडिपोज टिश्यू से फ्री फैटी एसिड्स निकलता है, मतलब कि एक्सट्रैक्ट होता है ओके, और ये इंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में। इंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये एडिपोज टिश्यू होते हैं इसके अंदर में फ्री फैटी एसिड्स स्टोर्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। किसके फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं? ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं। ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं। अब इस ट्राइग्लिसराइड के स्ट्रक्चर को हम अभी कुछ देर के बाद देखेंगे। पहले इधर रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला कि अपने बॉडी में एक टिश्यू होता है, उस टिश्यू को हम लोग एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। ये एडिपोज टिश्यू स्टोर्ड द फ्री फैटी एसिड्स। फ्री फैटी एसिड जो होते हैं इस एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर्ड होते हैं। अब ये एडिपोज टिश्यू से जो फ्री फैटी एसिड्स होता है, जब बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मतलब जब बॉडी को बीटा ऑक्सीडेशन करने की जरूरत पड़ती है, तो उस केस में इस एडिपोज टिश्यू से फ्री फैटी एसिड ब्लड स्ट्रीम में इंटर करता है। ब्लड स्ट्रीम में इंटर करने का मतलब हुआ कि ये जो फैटी एसिड्स होता है, जिस सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस सेल में इस ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये फ्री फैटी एसिड वहां तक अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। आफ्टर द रीचिंग एट द डेस्टिनेशन पॉइंट, जब इन डेस्टिनेशन पॉइंट पे जब ये पहुंच जाता है फ्री फैटी एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, तो वहां पे फिर क्या होता है कि वहां पे पहुंचने के बाद मान लीजिए कि ये कोई सेल है और इस सेल में फ्री फैटी एसिड्स पहुंच गया है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। अब यहां से क्या होता है कि इस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे, इस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे। अब हमने ये पढ़ा था कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये फ्री फैटी एसिड्स इंटर करते हैं। मैं पहले बोर्ड को इरेज करता हूं फिर मैं बताता हूं आपको। मैंने ये बोला, मैंने प्रीवियस क्लास में हमने ये पढ़ा था कि कैसे फ्री फैटी एसिड्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर इंटर करता है। मान लीजिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ एक सिंबॉलिक स्ट्रक्चर है। गॉट इट? मैं इसको भी कर देता हूं। ये मान लीजिए पोरीन्स है जहां से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई भी मटेरियल इंटर करता है और माइटोकॉन्ड्रिया से कोई भी मटेरियल से मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस पोरीन्स। ये पोरीन्स स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं।
अब क्या होता है कि ये फ्री फैटी एसिड जो होता है सबसे पहले क्रॉस करता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, इसको हम लोग OMM बोलते हैं। आफ्टर द क्रॉसिंग द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इट टचेस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन होता है, बिकॉज इट इज द सेल ऑर्गेनल्स। यूकैरियोटिक का यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है कि जितने भी अपने पास ऑर्गेनल्स होते हैं उसके पास एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है। यूकैरियोटिक सेल का सबसे खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यही होता है। बात समझ में आई आपको? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका आउटर मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, को सबसे पहले फ्री फैटी एसिड क्रॉस करता है। चलिए मान लेते हैं कि ये क्रॉस कर गया, फ्री फैटी एसिड OMM को आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, फिर वो एंटर किया ये वाला पार्ट में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। ये स्पेस है जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, उस स्पेस में पहुंचता है। फिर उसके बाद ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, उसके बाद ये पहुंच जाता है मैट्रिक्स में। हमने ये जाना था कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका, फ्री फैटी एसिड का इनसाइड दी माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका लिंक इन डिस्क्रिप्शन और मैं इसको दे दूंगा, आई कार्ड में भी इसका इस वीडियो का मैं डाल दूंगा, जिससे आपको मतलब कि जब आप देखेंगे तो आपको यदि समझना हो कोई भी टॉपिक पार्ट 1 से बीटा ऑक्सीडेशन का, तो आप डायरेक्ट क्लिक करके वहां पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, आपका काम आसान कर दूंगा मैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं, FFA होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंचने के बाद इसके साथ क्या होता है, व्हाट हैपन आफ्टर the reaching of free fatty acid inside the mitochondrial matrix। जब मैट्रिक्स में पहुंच जाता है तो इस फ्री फैटी एसिड के साथ क्या होता है, ठीक है, इसके साथ क्या होता है, तो इसके साथ होता है ऑक्सीडेटिव कैटाबॉलिज्म होता है, ऑक्सीडेटिव कैटाबॉलिज्म होता है। अब मैंने बताया था कि कैटाबॉलिज्म मतलब, जो कैटाबॉलिज्म का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज को तोड़ना, अब मेटाबॉलिज्म का मतलब था कोई चीज को जोड़ना। जो कैटाबॉलिज्म होता है ना, यहाँ पर हम ब्रेक डाउन करेंगे फ्री फैटी एसिड्स के। अब फ्री फैटी एसिड चेन होता है, चेन में बॉन्ड भी होगा, बॉन्ड टूटेगा तो हमें एनर्जी मिलेगा। बात समझ में आई? तो आज हम यहाँ से करेंगे। हाँ, मैंने बताया कि ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर देखना है। जो ट्राइग्लिसराइड होता है ना, इसका स्ट्रक्चर में क्या होता है कि बीच में ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है, बीच में ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है, और इसको तीनों साइड में क्या होता है, फ्री फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, फ्री फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये है एक टिपिकल ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह का होता है। अब मैं बताता हूं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लिसरॉल इन द सेंटर पार्ट ऑफ द ट्राइग्लिसराइड। अब जो ग्लिसरॉल जो होता है ना सेंटर पे ट्राइग्लिसराइड का, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए होता क्या है, ये जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं, ये जितने भी मतलब जो फैटी एसिड्स होते हैं, ये इजिली सेल से भाग सकते हैं, मतलब ये इजिली सेल से स्किप कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो बहुत कम होता है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए नेचर ने इनको क्या किया, ग्लिसरॉल के साथ बांध दिया। अब ये ग्लिसरॉल है ना, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इससे होता क्या है कि यदि ये फ्री फैटी एसिड सेल के बाहर भागना चाहे तो उसको प्रिवेंट कर देता है ये ग्लिसरॉल, उसको पकड़ के लेता है। बात समझ में आई? जब हमें अपने बॉडी में, जब हमें काम पड़ता है एनर्जी की, जब कोई भी सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इफ देयर इज एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, देन ये जो बॉन्ड्स होते हैं ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड के बीच में, ये टूट जाता है। आगे ऐसे तो टूटेगा नहीं, इट्स रिक्वायर्ड एंजाइम, इसको एंजाइम चाहिए तोड़ने के लिए, तो एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं लाइपेज। लाइपेज क्या करता है कि ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करने के बाद ये जो ब्रेक करने का जो प्रोसेस होता है, दिस इज द एक्टिवेशन ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। यहां से ही आपका साइकिल स्टार्ट हो जाता है बीटा ऑक्सीडेशन का। मतलब हियर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है। जब हम समरी और जब समरी करेंगे एटीपी का, जब बीटा ऑक्सीडेशन खत्म करके जब उसका हम एटीपी का कैलकुलेशन करेंगे, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि जो ये रिक्वायर्ड एटीपी होता है, ये कैसे जब टोटल ओवरकम आता है हम लोग का एटीपी का जो टोटल नंबर आता है, उसमें कैसे ये रिडक्ट हो जाता है, मैं वो तब जब वहां पहुंचेंगे तब बताएंगे। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ऑक्सीडेटिव कैटाबॉलिज्म ऑफ फ्री फैटी एसिड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। गॉट इट? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ्री फैटी एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। आपको रिवाइंड भी हो जाएगा और आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा।
जो फ्री फैटी एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है, बीच में कार्बन होता है, डबल बॉन्ड O होता है ऊपर की तरफ, ओके, और जो नीचे होता है एक हाइड्रोजन अटैच होता है, और इस साइड में अपना R ग्रुप होता है। इसमें आप कोई भी चीज अटैच कर सकते हैं, CH16 अटैच कर सकते हैं, CH14 अटैच कर सकते हैं, CH12 अटैच कर सकते हैं, ओके। ये मतलब कि इट्स डिपेंड अपॉन द साइड लेंथ ऑफ साइड चेन। जो साइड चेन का जो लेंथ होता है ना, उस पे ये R का मतलब कि प्रोडक्टिविटी डिपेंड होता है। बात समझ में आई? अब देखिए होता क्या है, ये आपका टिपिकल फ्री फैटी एसिड है, फ्री फैटी एसिड है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक COA ग्रुप को अटैच कर देंगे। आफ्टर अटैचिंग द COA group with the help of removing hydrogen, then we got acetyl COA। जब इस स्ट्रक्चर को जब हम जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करके एक COA ग्रुप को यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है एसिटाइल COA। क्या बन जाता है? एसिटाइल COA बन जाता है, एसिटाइल COA बन जाता है। बात समझ में आई? अब मैंने क्या बताया कि जो ये R है ना, इट्स डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ साइड चेन। ये जो साइड चेन होता है ना, उसका जो लेंथ होता है, उस पे ये R का फंक्शनल ग्रुप डिपेंड होता है। बात समझ में आई आपको? तो चलिए पहले मैं इसको रिएक्ट करता हूँ, फिर बताता हूँ कि ना जगह स्पेस अपने पास हो जाएगा। यदि मैं मान लेते हैं, यदि एज्यूम करते हैं, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए इस R में हमने CH16 जोड़ दिया, 16 कार्बन जोड़ दिए हमने। तो जब ये 16 कार्बन को जोड़ देंगे R में, तो ये बन जाता है palmitoyl, PALMITOYAL, ये बन जाता है palmitoyl। यदि मान लीजिए कि मैं CH16 के जगह CH14 जोड़ दूं, तो ये हो जाता है क्या? ये हो जाता है मेरिस्टोयल, हो जाता है, ये हो जाता है, सॉरी, ये हो जाता है लोरियल, ओके, ये हो जाता है लोरियल, LORYAL, लोरियल हो जाता है। जब ये CH12 हो जाता है, तब ये हो जाता है मेरिस्टोयल, तब ये हो जाता है मेरिस्टोयल। अब मैं बताता हूं कि अभी जब हम रिएक्शन करेंगे, जब रिएक्शन को जब हम प्रोसीड करेंगे, तो वहां हम देखेंगे ये CH16 का इंपॉर्टेंस क्या है, ये CH14 का इंपॉर्टेंस क्या है, और CH12 का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, अब रिएक्शन को देखते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, एक्चुअली हुआ क्या कि अभी हम ये सिर्फ मानते हैं, ऐसा हम लोग डिनोट करेंगे अभी कि हम CH16 को लेके चल रहे हैं रिएक्शन में। ठीक है, तो फिर हमने क्या बोला कि जो ये कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एसिटाइल COA और यहाँ पे CH16 एल्डेड R, ये हो गया अपना palmitoyl। क्या हो गया ये हो गया palmitoyl, हो गया। बात समझ में आई? जब इसको हम कंप्लीटली एक सेंटेंस में देखेंगे तो ये हो गया palmitoyl एसिटाइल COA। अब क्या होता है कि हम जब हम रिएक्शन शुरू करेंगे इसका कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो कैटाबॉलिज्म होता है फ्री फैटी एसिड्स का, जब वो हम देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम palmitoyl को बनाते हैं। अब मैं छोटा लिखूंगा कि पूरा अर्ज है, तो C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन की तरह S, यहाँ पे एसिटाइल COA, यहाँ पे CH16 कार्बन रहेगा विथ R। ये हो गया आपका एक टिपिकल palmitoyl। जब ये रिएक्शन में इंटर करता है कैटाबॉलिज्म में, तो इसमें 4 एंजाइम हमला करते हैं। 4 एंजाइम्स एक्ट ऑन palmitoyl एसिटाइल COA इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O एसिटाइल COA और palmitoyl एसिटाइल COA के ऊपर 4 एंजाइम के द्वारा इस पे अटैक करता है। जब 4 एंजाइम इसके ऊपर अटैक करता है, तो बाय प्रोडक्शन क्या होता है कि CH16 में 2 कार्बन रिड्यूस्ड हो जाता है, तो ये बन जाता है CH
CH14 मैंने बताया, ठीक है। अब जो ये CH16 है ना, आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ कैटाबॉलिज्म, जब यहाँ पे पाल्मी 12 का जब पूरा कैटाबॉलिज्म हो जाता है तो यहाँ पे हमें दो कंपाउंड्स मिलते हैं, दो कंपाउंड्स मिलते हैं। पहला कंपाउंड जो होता है, जैसा मैंने बताया कि दो कार्बन वहां से रिड्यूस्ड हो जाता है तो ये हो जाता है CH14, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O S एसिटाइल COA, फिर यहाँ पे हमको बच जाता है CH40 आफ्टर द रिडक्शन ऑफ टू कार्बन फ्रॉम द पेरेंट कार्बन। जो पेरेंट कार्बन से दो कार्बन रिड्यूस हो जाता है ऑफ स्प्रिंग में तो हमको मिल जाता है CH14 और ये अटैच हो जाता है R से। अब इसको हम क्या बोल देंगे टोटल को, तो CH14 मैंने बताया, CH14 जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैरिज 12। इसको हम क्या बोलते हैं, मैरिज 12। तो हम लिख देते हैं मैरिज 12 एसिटाइल COA। ये क्या हो गया, ये हो गया मैरिज 12 एसिटाइल COA। मतलब कि जो अपने पास पाल्मी 12 था CH16 कार्बन का, उसमें जब 4 एंजाइम अटैक किया तो ये उससे दो कार्बन रिड्यूस्ड हो गया। आप पूछेंगे सर ये अब दो कार्बन जो निकला ये कहाँ जाएगा, तो अपने जो लिविंग बायोकेमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, मतलब लिविंग का मतलब हो गया हम जिंदा आदमी, बायोकेमिकल का मतलब हुआ कि लिविंग के अंदर जो भी केमिकल्स हैपेंस होते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं बायोकेमिकल। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो केमिकल रिएक्शन अपने बॉडी के अंदर में चल रहा है वो ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, वो बैलेंस में चले, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए जो ये दो कार्बन रिड्यूस हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अपने बॉडी में तो इसकी कमी है नहीं, अपने पास NAD है, अपने पास FAD है, तो यहाँ के इसके केस में यहाँ पे भैया आता है मसीहा बन के FAD, और ये आफ्टर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है उसके बाद ये बन कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में। यहाँ पे दो जो आप देख रहे हैं ना, ये H2, ये जो 2 कार्बन यहाँ से निकला था उसी को ये एक्सेप्ट किया हुआ है। इसको हम लोग यदि हम बायोलॉजिकल टर्म में इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन को यदि स्प्लिट करेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ कि वी रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम द कार्बन फ्रॉम द पेरेंट कार्बन चेन। बात समझ में आई, ठीक है। अब जब ये मैरिज 12 एसिटाइल COA एक कंपाउंड हमको मिला, इसके अलावा और जब इसमें जब एंजाइम अटैक करता है CH14 पे तो फिर इससे भी दो कार्बन रिड्यूस्ड हो जाता है और अपने पास सिर्फ का बच जाता है C डबल बॉन्ड O CH12, इस पे R का कंपाउंड अटैच होता है और ग्रुप होता है COA ग्रुप। तो अब ये हो गया लोरियल LAURYAL एसिटाइल COA। मैं स्पेलिंग पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ कि कोई भी ग्रेजुएशन के बच्चे होंगे इसमें, आपको जो आपके जो प्रोफेसर जब कॉपी चेक करेंगे तो आपका जो ये स्पेल जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं ना उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि आपका यहाँ पे कोई भी एक भी स्पेल ऊपर नीचे हो जाता है तो वहां से तुरंत मार्क्स कट जाएगा आपका, ओके। तो जो ये लोरियल का स्पेलिंग होता है LAURYAL। ओ मत लगाना, बहुत बच्चे ओ लगाते हैं यहाँ पे, मैं भी लगाता था, और मैरिज 12 में ओ लगाना है, लोरियल में ओ नहीं लगाना है। बात समझ में आ गया। तो जो ये बीटा ऑक्सीडेशन का मैंने क्या देखा, बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि सबसे पहले हम पाल्मी 12 को लेते हैं रिएक्शन के अंदर में, कैटाबॉलिज्म के पहले स्टेप में। वहां पे हम क्या करते हैं कि जब वो मिटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इंटर करता है तो उस पे 4 एंजाइम अटैक करता है। आफ्टर दी अटैकिंग ऑफ 4 एंजाइम जो CH16 होता है वहां से 2 कार्बन रिड्यूस्ड हो जाता है और जो कार्बन रिड्यूस होता है उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर लेता है। आफ्टर द रिडक्शन ऑफ 2C यहाँ पे हमको मिलता है दो कंपाउंड। पहला कंपाउंड में CH14 होता है जिसको हम लोग मैरिज 12 एसिटाइल COA बोल देते हैं, और दूसरा जो CH14 होता है इसमें भी 2 कार्बन रिड्यूस्ड हो जाता है और हमको मिलता है CH12 जो जाता है लोरियल एसिटाइल COA। बात समझ में आ गई, ठीक है। रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, यहां तक नोट कर लेना, उसे वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अपने पास अभी तक जहां तक हमने भी रिएक्शन को ले गए वहां तक अपने पास क्या क्या अवेलेबल है, रिसोर्स क्या क्या है। अपने पास 2 कंपाउंड है, एक तो है CH14, एक है CH12, ठीक है, इतना दिमाग में रखना है। और क्या है, साथ में 2 कार्बन है जो वहां से रिड्यूस्ड हो गया, उसको भी सेव रखना है, बचा के रखना है, क्योंकि वही आगे अभी काम आने वाला है। तो यहां तक जब पहुंच जाता है रिएक्शन, अब यहाँ पे क्या होता है ना, एक मिरेकल होता है। मिरेकल क्या होता है कि जो मैरिज 12 था C डबल बॉन्ड O एसिटाइल COA के साथ जो अटैच था CH12, ये री इंटर कर जाता है बीटा ऑक्सीडेशन में। मतलब कहने का ये है कि जो
सॉरी यहाँ पे 12 नहीं, यहाँ पे 14 होगा। जो अपना CH14 था, जो 2C कार्बन के रिडक्शन के बाद हमें मिला था एज ए रिजल्ट, ये री इंटर करता है बीटा ऑक्सीडेशन में। तो अब हम लोग एक्चुअल बीटा ऑक्सीडेशन के साइकिल देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ये 7 टाइम्स ये रिएक्शन अकर होता है। कहाँ पे? मिटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर में। तो जो भी हम एसिटाइल CO कैलकुलेट करेंगे उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आया? जब हम समरी करेंगे तो वहां पे आपको मैं बता दूंगा कि कौन सा क्रेब्स साइकिल में जाता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है और कौन सा अगेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है। 2 बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है। बात समझ में आई आपको? तो जो ये वाला CH14 था, अब यहां से आपका एक्चुअल बीटा ऑक्सीडेशन शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो CH14 होता है ना, ये बीटा ऑक्सीडेशन के रिएक्शन में इंटर कर गया है। बात समझ में आई? अब इस यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इसका कैटाबोलिज्म होता है। CH14 से ये CH12 जाएगा, CH12 से CH10 जाएगा, 10 से 8 जाएगा, 8 से फिर 6 जाएगा, 6 से फिर 4 जाएगा, 2 जाएगा। और when there is a complete breakdown of palmitoyl CoA, जो CH16 कार्बन से हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया था, फाइनली वो जाके वो सभी कार्बन उसका ब्रेकडाउन जब हो जाता है तो हमें 8 एसिटाइल CoA मिलता है। 8 एसिटाइल CoA मिलता है एज अ प्रोडक्शन। हमको 8 एसिटाइल CoA मिलता है प्रोडक्शन में पर मॉलिक्यूल। बात समझ में आई? तो जब ये 8 एसिटाइल CO है ना, यही आपको एनर्जी देने में सक्षम होता है। बात समझ में आई? पता है लोड बहुत पड़ गया, कोई बात नहीं, मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। हमने भी क्या क्या बात कर लिया, टॉपिक को समरी करते हैं, ठीक है, ओवरव्यू के साथ करते हैं। हमने पहले यहाँ पे देखेंगे ए पे हमने क्या बताया कि जो फ्री फैटी एसिड्स होता है वो कहाँ स्टोर्ड होता है, वो होता है एडिपोज टिश्यू में, शॉर्ट फॉर्म A.T। अब इस एडिपोज टिश्यू से फ्री फैटी एसिड निकलता है कब है? जब देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। यदि अपने बॉडी में कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट है किसी सेल को, तो वो सिग्नल देगा किसको? एडिपोज टिश्यू को, विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। जो हार्मोन कहां से निकलेगा? अपने ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। बात समझ में आई? जब हम ब्रेन पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन एंड द कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, तब उसमें हम चर्चा करेंगे कि जो ग्लैंड होता है वहां से कौन सा हार्मोन किस पे एक्ट करता है, कौन सा हार्मोन कौन सेल पे अटैक करता है, वो हम सारी बात करेंगे। तो जो यहाँ पे इतना बात ध्यान रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो मास्टर ग्लैंड होता है वहां से हार्मोन निकलता है, जो सिग्नल लेके जाता है एडिपोज टिश्यू के पास, जो सिग्नल देता है कि हमको एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। तब क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड, जो बीच में ग्लिसरॉल होता है और 3 फैटी एसिड उसके चारों ओर होते हैं, उसके बॉन्ड्स ब्रेक कर जाते हैं। अब ब्रेक किसके मदद से होता है? तो एक एंजाइम आता है भैया, यहाँ पे इसको बोलते हैं लाइपेज। ये लाइपेज उस बॉन्ड को ब्रेक करता है और यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन का साइकिल यहीं से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्टिवेशन होता है पाल्मिटोइल CoA का। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ATP का रिक्वायरमेंट भी हमें पड़ता है। तो जब हम समरी करेंगे तब बताएंगे कि ATP कहाँ से डिडक्ट होता है। बात समझ में आई? अब क्या हुआ कि ट्राइग्लिसराइड ब्रेकडाउन हो गया, फ्री फैटी एसिड फ्री हो गए और वो चले गए ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में वो गया उस सेल के पास जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्री फैटी एसिड उस सेल के अंदर चला गया और उस सेल के अंदर जाने के बाद वो गया मिटोकॉन्ड्रिया के पास। मिटोकॉन्ड्रिया का OMM आउटर मिटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, फिर गया मिटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, फिर मिटोकॉन्ड्रियल स्पेस से वो टच किया इनर मिटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसको IMM बोलते हैं। उसको क्रॉस करने के बाद फाइनली फ्री फैटी एसिड चला गया मैट्रिक्स के पास। अब मैट्रिक्स पास पहुंचने के बाद क्या हुआ कि बी नंबर में इसके साथ हुआ ऑक्सीडेटिव कैटाबॉलिज्म ऑफ फ्री फैटी एसिड्स। यहां पे ऑक्सीडेटिव का मतलब होता है कि ऐसा रिएक्शन जिससे हमें कुछ मिले, उसको ऑक्सीडेटिव बोलते हैं। पहला में जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होता है यूनिवर्सल है कि जब भी हम ऑक्सीडेटिव कोई भी रिएक्शन करते हैं तो उसको एक्टिवेशन में हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ऑक्सीडेटिव में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यहाँ भी पड़ी। और जब ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो फिर बल्ले बल्ले उसके बाद हमको सिर्फ एनर्जी मिलता है, हमको कहीं भी एनर्जी देना नहीं है, बस एनर्जी लेना है इससे। तो इसलिए हम लोग इसको ऑक्सीडेटिव बोलते हैं। और एनर्जी कब मिलेगा? जब कोई भी चीज को हम तोड़ेंगे। जोड़ने से तो हमको एनर्जी मिलेगा नहीं, इन द केस ऑफ बायोकेमिकल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कैटाबॉलिज्म का मतलब हो गया तोड़ना। तोड़ेंगे कैसे? बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एनर्जी बॉन्ड से ही मिलती है, कंपाउंड से नहीं मिलती है। कंपाउंड के बीच का जो बॉन्ड होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव कैटाबॉलिज्म ऑफ फ्री फैटी एसिड शुरू हो गया। यहाँ पे CH16 था वो 14 में गया,
14 में गया तो वो हो गया मेरिस्टोयल, फिर वो हो गया लोरियल, फिर पैल्मेटोयल। पूरा कंप्लीटली ब्रेक डाउन होने के बाद हमें मिल जाता है एनर्जी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसका